नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संवैधानिक विकास का प्रथम चरण कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संवैधानिक विकास का द्वितीय चरण, जो कि 1858 में शुरू होगा और 1950 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। संवैधानिक विकास के द्वितीय चरण के अंदर हमें पहला अधिनियम पढ़ना है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की सबसे जो खास बात थी 1858 के भारत परिषद अधिनियम की कि इसके द्वारा भारत को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का गुलाम बनाया गया। भारत को प्रत्यक्ष रूप से किसका गुलाम बनाया गया? ब्रिटिश सरकार का गुलाम बनाया गया। जबकि इससे पहले तक 1858 से पहले तक भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। जबकि 1858 के भारत परिषद अधिनियम से भारत को ब्रिटिश सरकार का क्या कर दिया गया? गुलाम बना दिया गया। ठीक है, और भारत को ब्रिटिश सरकार का गुलाम बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। क्या थी ये त्रिस्तरीय व्यवस्था? इसको समझना आप लोग। इसमें सर्वोच्च स्तर पर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल कैबिनेट में एक नया विभाग बनाया। एक नया क्या बनाया गया? विभाग। इस विभाग का नाम रखा गया भारत मामले विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, भारत मामले विभाग के नाम से क्या बना दिया गया? विभाग ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में बना दिया गया। और इस विभाग का प्रमुख जो था वो कहलाया भारत मंत्री या भारत सचिव। इस विभाग का प्रमुख जो था उसका नाम रखा गया भारत मंत्री या भारत सचिव। ठीक है, इस भारत मंत्री या भारत सचिव की एक परिषद बनाई गई जिसे कहा गया था भारत परिषद। क्या नाम रखा गया था इसका? भारत परिषद। भारत परिषद में 15 सदस्य रखे गए। 15 में से 8 ईस्ट इंडिया कंपनी के और 7 ब्रिटिश सरकार के सदस्य। 15 में से 8 जो थे वो ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, ब्रिटिश सरकार के, और 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य इसमें शामिल किए गए। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी भारत का, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि भाई क्या कर दिया था, दो कर दिया था, उसको 2 भागों में बांट दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2 हिस्से कर दिए थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया। अब उन दोनों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और उनकी जगह क्या बना दिया? एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बना दी। और ये कह दिया कि अब कंपनी नहीं चलाएगी भारत का शासन, ब्रिटिश सरकार चलाएगी। और इसके लिए क्या कर दिया? ब्रिटेन की जो सरकार का मतलब मंत्रिमंडल में एक नया विभाग बना दिया जिसका नाम रख दिया भारत मामले विभाग, और इसका प्रमुख बनाया गया भारत मंत्री या भारत सचिव। और इनकी एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद कहा गया। 15 सदस्य रखे गए, 8 तो ब्रिटिश सरकार के और 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के। प्रथम भारत सचिव समय बनाया गया था चार्ल्स वुड। ठीक है, अगली बात, भारत मंत्री या भारत सचिव और भारत परिषद को सामूहिक रूप से भारत सरकार कहा गया। सामूहिक रूप से भारत की गृह सरकार कहा गया। सामूहिक रूप से भारत की क्या कहा गया? इनको गृह सरकार, होम गवर्नमेंट इनको कहा गया। भारत की गृह सरकार का निवास कहां था? ब्रिटेन में। भारत की गृह सरकार का निवास कहां था? ब्रिटेन में। परंतु इन्हें वेतन कहां से दिया जा रहा था? भारत के राजकोष से। वेतन कहां से दिया जा रहा था इन लोगों को? भारत के राजकोष से। परंतु इनका निवास कहां था? इनका निवास था आपके ब्रिटेन में। ठीक है, इसके अलावा दूसरे स्तर की अगर अपन बात करें तो दूसरे स्तर पर गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया। गवर्नर जनरल का नाम अब क्या कर दिया गया? वायसराय। वायसराय का मतलब होता है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। ठीक है, और वायसराय की भी एक क्या बना दी गई? परिषद बना दी गई
जिसमें 5 सदस्य रखे गए। वायसराय की भी एक क्या बना दी गई, परिषद बना दी गई। और इस वायसराय की परिषद में कितने सदस्य रखे गए, 5 सदस्य रखे गए। वायसराय और उसकी परिषद को सामूहिक रूप से भारत सरकार कहा गया। सामूहिक रूप से इसे क्या नाम दिया गया, भारत सरकार नाम दिया गया। भारत का पहला वायसराय कौन बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर पर प्रांतों में गवर्नर का पद बना हुआ था। इस गवर्नर की भी एक क्या बना दी गई, परिषद बना दी गई। और गवर्नर की परिषद में भी 5 सदस्य रखे गए। गवर्नर और उसकी परिषद को सामूहिक रूप से प्रांतीय सरकार कहा गया। प्रांतीय सरकार, गवर्नर और उसकी परिषद को सामूहिक रूप से क्या कहा गया, प्रांतीय सरकार। परंतु गवर्नर का पद किसके अधीन बनाया गया था, वायसराय के अधीन बनाया गया था। यह व्यवस्था बनाई गई 1858 के भारत परिषद अधिनियम से। अब दोस्तों आप यहां पर एक बात याद रखना, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी 1858 के अधिनियम से, इस व्यवस्था के तहत ही भारत ब्रिटेन का गुलाम बना था। भारत जिस दिन आजाद होगा, जिस दिन ये पहला स्तर खत्म हो जाएगा, उसी दिन भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। क्योंकि गुलामी का प्रतीक क्या है, ये गृह सरकार गुलामी का प्रतीक है। और जब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होगा, उस दिन इस भारत मामले विभाग को समाप्त कर दिया जाएगा और उस दिन भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का क्या बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया। और ब्रिटिश सरकार का गुलाम बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई, एक त्रिस्तरीय व्यवस्था। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक नया विभाग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया भारत मामले विभाग। भारत मामले विभाग का प्रमुख बनाया गया था भारत मंत्री या भारत सचिव। भारत मंत्री या भारत सचिव की एक परिषद बनाई गई, जिसे भारत परिषद कहा गया। भारत परिषद में 15 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, जिसमें से 8 तो ब्रिटिश सरकार के और 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे। प्रथम भारत सचिव चार्ल्स वुड बनाया गया। भारत मंत्री या भारत सचिव और भारत परिषद को सामूहिक रूप से भारत की गृह सरकार कहा गया। भारत की गृह सरकार का निवास ब्रिटेन में था, परंतु वेतन भारत के राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। दूसरे स्तर पर गवर्नर जनरल का नाम अब क्या कर दिया गया, वायसराय। वायसराय शब्द अंग्रेजी का है, इसका हिंदी में अर्थ होता है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। गवर्नर जनरल को वायसराय क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि अब गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो ब्रिटिश सम्राट का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, वायसराय कहा जाता है। इसलिए अब गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया, वायसराय हो गया। और इसकी भी एक क्या बना दी गई, परिषद, जिसमें कितने सदस्य रखे गए, 5। गवर्नर वायसराय और उसकी परिषद को सामूहिक रूप से क्या कहा गया, भारत सरकार कहा गया। भारत का पहला वायसराय कौन बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग। अगली बात, तीसरे स्तर पर प्रांतों में गवर्नर का पद बना हुआ था, इसकी भी एक क्या बना दी गई, परिषद। और उसमें भी सदस्य कितने रखे, 5। गवर्नर और उसकी परिषद को सामूहिक रूप से प्रांतीय सरकार कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां याद रखना कि आजादी के बाद ये वायसराय तो बन जाएगा राष्ट्रपति। आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा, उस समय वायसराय क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। और जो परिषद होगी, इससे क्या बनेगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों बनेगी। यानी इससे प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री परिषद बनेगी, लोकसभा बनेगी और राज्यसभा बनेगी। यहां तक का विकास हमें पढ़ना है। गवर्नर जो होगा ये बन जाएगा राज्यपाल, और परिषद से बनेंगे मुख्यमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ये बनेंगे। यहां तक का विकास हमें पढ़ना है अभी आगे के अधिनियमों के द्वारा। क्लियर है पूरी बात ये। तो हमने पहला अधिनियम पढ़ लिया 1858 का भारत परिषद अधिनियम। हम दूसरा अधिनियम देखते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हमारा दूसरा अधिनियम हम पढ़ने जा रहे हैं अब, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो दूसरा अधिनियम हो गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में क्या होता है 1861 में, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या हुआ,
वायसराय की परिषद को, वायसराय की परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। वायसराय की परिषद को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक बनाई गई मुख्य परिषद, एक का नाम क्या रखा गया? मुख्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी बनाई गई अतिरिक्त परिषद। दूसरी कौन सी बना दी गई? अतिरिक्त परिषद। मुख्य परिषद में सदस्य संख्या 5 रखी गई और अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या 6 से 10 रखी गई। न्यूनतम 6, अधिकतम 10 सदस्य इसमें हो सकते थे। मुख्य परिषद जो थी, इसमें विभागों का बंटवारा किया गया, विभागों का बंटवारा किया गया। ठीक है, वर्तमान से अगर हम इसकी तुलना करें तो वर्तमान में विभागों का बंटवारा किसमें होता है? मंत्री परिषद में। यानी कि वायसराय की मुख्य परिषद जो थी, यह मंत्री परिषद या कार्यपालिका की भांति बनाई गई। ठीक है, जबकि अतिरिक्त परिषद जो थी, जिसमें 6 से 10 सदस्य रखे गए थे, इसे कानून निर्माण का कार्य दिया गया। इसे क्या काम दिया गया? कानून निर्माण करने का काम दिया गया। वर्तमान से तुलना करें तो वर्तमान में कानून निर्माण कौन करता? संसद करती, संसद विधायिका है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वायसराय की अतिरिक्त परिषद संसद या विधायिका की भांति बनाई गई। ठीक है, परंतु इसे संसद की भांति कोई शक्ति नहीं दी गई। संसद की भांति से कोई शक्ति नहीं दी गई। जैसे संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं? संसद किसी भी विधेयक या बजट पर चर्चा कर सकती, बहस कर सकती, मतदान कर सकती, उसे अस्वीकृत कर सकती है। ये सारी शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियां अभी तक इस अतिरिक्त परिषद को नहीं दी गई थी। ठीक है, अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात है, इसका सवाल पूछा जाता रहा है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश का मतलब अस्थायी कानून होता है। ठीक है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। क्लियर हो गई बात ये। अगली बात, जैसी व्यवस्था केंद्र में बनी थी, ठीक वैसी की वैसी ही व्यवस्था प्रांतों में भी बनी। तो प्रांतों में गवर्नर की परिषद को, प्रांतों में गवर्नर की परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। एक यहां भी बना दी गई क्या? मुख्य परिषद, और दूसरी यहां भी बना दी गई क्या? अतिरिक्त परिषद। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सेम व्यवस्था, जैसी व्यवस्था केंद्र में बनी ठीक वैसी व्यवस्था कहां भी विकसित हुई? प्रांतों में भी विकसित हुई। यहां भी सदस्य संख्या कितनी रखी? 5। यहां भी कितनी रखी? 6 से 10। इनकी शक्तियां और कार्य, इसकी शक्तियां और कार्य वायसराय की परिषद के, वायसराय की परिषद के समान रखे गए। इनकी शक्तियां और कार्य जो थे वो वायसराय की परिषद के क्या रखे गए? समान रखे गए। मतलब यहां मुख्य परिषद जो है उसमें विभागों का बंटवारा किया गया, अतिरिक्त परिषद को कानून निर्माण का काम सौंपा गया। बिल्कुल व्यवस्था जो केंद्र में विकसित हो रही थी, सेम व्यवस्था राज्यों में विकसित हुई है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्यों में राज्यपाल है उसके समतुल्य। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की भी मंत्रिपरिषद। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। केंद्र में जो है आपके राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद। जो व्यवस्था केंद्र में बनी, सेम व्यवस्था राज्यों में भी विकसित हुई और साथ के साथ विकसित हुई। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण काम हुआ जो आपको याद रखना है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को वायसराय से स्वायत्ता दी गई। गवर्नर को वायसराय से क्या दी गई? स्वायत्ता दी गई। मतलब गवर्नर को ये कह दिया गया कि भाई फलाना काम आप करोगे, कैसे करोगे आपकी मर्जी पड़े जैसे करोगे। यानी पहले तो अधीन था गवर्नर, अब उससे थोड़ा सा क्या दिया गया? थोड़ी सी शक्तियां उसको दी गई कि भाई आप क्या हो, अपने विवेक से काम कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। तो गवर्नर को वायसराय से क्या दी गई? स्वायत्ता दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी दो मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी। पहली बात, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। दूसरी बात, गवर्नर को वायसराय से स्वायत्ता दी गई।
तीसरी बात आपको यहाँ याद रखनी है, मुख्य परिषद में सदस्य संख्या कितनी रखी गई, अतिरिक्त परिषद में कितनी रखी गई, कार्यपालिका विधायिका का बंटवारा या सदस्यों को अलग अलग किस अधिनियम से किया, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बना दी गई मुख्य परिषद और दूसरी बना दी गई अतिरिक्त परिषद। मुख्य परिषद में 5 सदस्य रखे गए और इसमें विभागों का बंटवारा किया गया। वर्तमान से अगर तुलना करें तो ये मंत्री परिषद या कार्यपालिका की भांति बनाई गई थी। अतिरिक्त परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 10 सदस्य संख्या रखी गई और इसे कानून निर्माण का काम दिया। अगर इसकी हम वर्तमान से तुलना करें तो ये संसद या विधायिका की भांति कार्य कर रही थी, परंतु इसे संसद की भांति कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, ठीक है बात। इसी समय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या दे दी गई, शक्ति दे दी गई। दूसरी बात, जैसी व्यवस्था केंद्र में विकसित हुई थी ठीक वैसी ही व्यवस्था प्रांतों में भी बनाई गई और प्रांतों में गवर्नर की जो परिषद थी उसको भी 2 भागों में बांट दिया और जो मुख्य परिषद थी इसमें सदस्य संख्या 5 रखी, अतिरिक्त परिषद में 6 से 10 रखी और इनकी शक्तियां और कार्य वायसराय की परिषदों के समान रखे गए। प्रांतों में गवर्नर को वायसराय से स्वायत्ता प्रदान की गई, ठीक है। ये हमारा दूसरा अधिनियम हो जाता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद हम तीसरे अधिनियम की बात करेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो हमारा तीसरा अधिनियम हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। के बाद में अब हमारा तीसरा अधिनियम आ जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों अगर 1892 के भारत परिषद के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में क्या हुआ, तो इस अधिनियम में वायसराय की अतिरिक्त परिषद में वायसराय की अतिरिक्त मुख्य परिषद में कोई बदलाव नहीं हुआ, 5 सदस्य थे वैसे के वैसे बने रहे। अतिरिक्त परिषद में बदलाव किया गया और वायसराय की अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर अब 10 से 16 कर दी गई। 6 से 10 सदस्य संख्या थी 1861 में, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 10 से 16 कर दिया, ठीक है। 10 से 16 में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य घोषित किए, गैर सरकारी सदस्य घोषित किए और गैर सरकारी सदस्यों में से भी आधे सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। तो दोस्तों याद रखना यहां पर यह सवाल अगर बने कि भारत में पहली बार चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, तो हम क्या बताएंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। दूसरा सवाल, भारत में पहली बार निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा सवाल, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चौथा सवाल ध्यान से सुनना, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1909 में होगी। कब होगी, 1909 में। अप्रत्यक्ष और चुनाव की शुरुआत तो कब हो जाएगी, 1892 में, ठीक है। अगली बात, तो यहां पे मैं नोट लगवा देता हूं इस चीज का, ध्यान रखना आप इस बात को। भारत में पहली बार चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुई। भारत में पहली बार चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से, ठीक है। हमने देखा जैसी व्यवस्था केंद्र में बनी थी प्रांतों में भी वही व्यवस्था बनेगी, ठीक। हम प्रांतों पे आते हैं। यहां क्या होता है दोस्तों, प्रांतों में गवर्नर की अतिरिक्त परिषद में भी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 से 16। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य घोषित कर दिए, परंतु यहां अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत नहीं हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत नहीं हुई, ठीक है।
एक बात। दूसरी बात दोस्तों, जो वायसराय की अतिरिक्त परिषद थी इसे 2 शक्तियां यहां दी गई थी। कितनी शक्तियां दी गई थी? 2 शक्तियां। हमने 1861 में पढ़ा था कि वायसराय की अतिरिक्त परिषद को कोई शक्ति नहीं दी गई, संसद की बात है। अब यहां से 2 शक्तियां दे दी 1892 में। पहली शक्ति से दी गई 2 शक्तियों में से कि ये विधेयक या बजट पर चर्चा बहस कर सकती है। क्या कर सकती है? विधेयक या बजट पर चर्चा बहस की शक्ति इसको दी गई। और दूसरी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, प्रश्न पूछने की शक्ति। तो अतिरिक्त परिषद को 2 शक्तियां दी गई। कब? 1892 में। सवाल पूछा जाता है यहां से कि वायसराय की अतिरिक्त परिषद को चर्चा बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से दी गई? तो हम क्या बताएंगे? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगर सवाल बनता है कि वायसराय की अतिरिक्त परिषद को प्रश्न पूछने की शक्ति किस अधिनियम से दी गई, तो हम क्या बताएंगे? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सवाल बनता है भारत में पहली बार चुनाव की शुरुआत कब हुई? 1892। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1892। ठीक है। जो व्यवस्था केंद्र में बनाई गई थी वही व्यवस्था राज्यों में भी बनाई गई। मतलब वो गवर्नर की अतिरिक्त परिषद की शक्तियां व कार्य वायसराय की अतिरिक्त परिषद के समान रखे गए। वायसराय की अतिरिक्त परिषद के समान रखे गए। ये हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। एक बार फिर से बता रहा हूं, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ? तो इस अधिनियम में वायसराय की अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई। 10 से 16 में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य घोषित कर दिए गए और गैर सरकारी सदस्यों में से भी आधे सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया ठीक है। दूसरी बात, वायसराय की अतिरिक्त परिषद की शक्तियां बढ़ाई गई और इसे 2 शक्तियां दी गई। पहली चर्चा बहस की शक्ति और दूसरी प्रश्न पूछने की शक्ति से दी गई। दूसरी बात, गवर्नर की अतिरिक्त परिषद में भी सदस्य संख्या बढ़ाकर 10 से 16 कर दी और इसमें से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य घोषित कर दिए, परंतु यहां अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत नहीं की गई। गवर्नर की जो शक्तियां थी गवर्नर की परिषद की, वो वायसराय की परिषद के समान रखे गए। ठीक है। एक महत्वपूर्ण काम हुआ, भारत में पहली बार चुनाव की शुरुआत जो होती है वो किस अधिनियम से होती है? तो चुनाव की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से होती है। ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इसमें याद रखने की जो बातें हैं कि अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या 10 से 16 हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अतिरिक्त परिषद को 2 शक्तियां दी गई, चर्चा बहस की और प्रश्न पूछने की। तीसरी बात, पहली बार भारत में चुनाव की शुरुआत हुई, चुनाव की शुरुआत हुई, परंतु चुनाव कैसे थे? अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे। ठीक है। इसके बाद में हमारी चौथा अधिनियम हमारा आएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसे मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है। इस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे। मार्ले क्या थे? भारत सचिव थे। और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। दोनों के प्रयासों से अधिनियम बना था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया था। ठीक है। तो हमने चौथा अधिनियम देखने जा रहे हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। दोनों के प्रयासों से बना था, इसलिए क्या कहलाया? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहलाया। ठीक है। इस अधिनियम में क्या हुआ? तो दोस्तों इस अधिनियम में वायसराय की अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। वायसराय की अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 60। और 60 में से 28 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। 60 में से कितने सदस्यों का? 28 सदस्यों का। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक निर्वाचक मंडल, जो कि कितने प्रकार का बनाया गया? 3 प्रकार का। मतदाताओं का समूह बनाया गया। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? मतदाताओं का समूह। कितने प्रकार का बनाया गया? 3 प्रकार का। कौन कौन से थे 3 प्रकार का? तो इसमें पहला बनाया गया सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। पहला कौन सा बनाया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। और दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में केवल मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया था। केवल किसको शामिल किया गया था इसमें? मुस्लिम समुदाय। क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल?
ब्रिटिशों का ये मानना था कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो नेता हैं, ये मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन कहलाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और केवल किसके ऊपर लागू किया था? 1909 में मुस्लिम समुदाय के ऊपर लागू किया गया था। दूसरा बनाया गया वर्गीय निर्वाचक मंडल। वर्गीय निर्वाचक मंडल। दोस्तों, वर्गीय निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के लोग रखे गए थे। पहला इसमें था भूस्वामी, दूसरा इसमें था जमींदार, और तीसरा इसमें था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य। इन तीनों से मिलाकर वर्गीय निर्वाचक मंडल बनाया गया। और तीसरा बनाया गया था दोस्तों, जिसमें रखे गए थे विश्वविद्यालय और नगर निकाय के सदस्य। विश्वविद्यालय और नगर निकाय के सदस्य। तो ये 3 प्रकार का क्या बनाया गया? निर्वाचक मंडल बनाया गया। पहला सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल केवल मुस्लिम समुदाय के लिए, दूसरा वर्गीय निर्वाचक मंडल भूस्वामी, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के लिए, और तीसरा विश्वविद्यालय और नगर निकाय के सदस्यों के लिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहां पर अगला काम होता है और वायसराय की अतिरिक्त परिषद। वायसराय की अतिरिक्त परिषद की शक्तियों का, वायसराय की अतिरिक्त परिषद की शक्तियों का विस्तार किया, और इसे 2 शक्तियां और दी। पहली दी से पूरक प्रश्न, पूरक या अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति, और दूसरी शक्ति से दी गई विधेयक या बजट पर, विधेयक या बजट पर मतदान की शक्ति। विधेयक या बजट पर मतदान की शक्ति। तो वायसराय की जो अतिरिक्त परिषद थी, अब तक इसके पास 1909 तक 4 शक्तियां हो गई थी। 2 तो 1892 में दी थी और 2 1909 में दी। 1892 में कौन कौन सी दी थी? चर्चा बहस की और प्रश्न पूछने की। 1909 में कौन कौन सी दी? पूरक या अनुपूरक प्रश्न पूछने की और विधेयक या बजट पर मतदान करने की। तो टोटल कितनी शक्तियां हो गई? इसके पास 4 शक्तियां हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला काम होता है इस अधिनियम में, और जो आपके इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रावधान किया। सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रावधान किया, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली स्थानांतरित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1912 में दिल्ली में कार्य करना शुरू किया। दिल्ली में कार्य करना शुरू किया। ठीक है, कब? जनवरी 1912 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रावधान कब किया था? तो ये प्रावधान किया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। स्थानांतरित कब किया? 12 दिसंबर 1911। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में काम करना शुरू कब किया? जनवरी 1912। 3 सवाल बन गए। सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ था? 1909 में हुआ था। स्थानांतरित कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली में काम करना कब शुरू किया? जनवरी 1912 में। ठीक है, अगली बात, इसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये वायसराय की मुख्य परिषद के, वायसराय की मुख्य परिषद के, वायसराय की मुख्य परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने, पहले भारतीय बने। 1909 में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की मुख्य परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। नहीं कि मुख्य परिषद के सदस्य का मतलब मंत्री परिषद का सदस्य बना है। मुख्य परिषद कार्यपालिका है, मंत्री परिषद थी, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मंत्री पद बने थे। ये हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगला काम होता है और गवर्नर की अतिरिक्त परिषद में भी, गवर्नर की अतिरिक्त परिषद जो थी उसमें भी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 में से यहां 31 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, 31 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। इसके लिए निर्वाचक मंडल
तथा इसकी शक्तियां वायसराय की परिषद के समान रखे गए, वायसराय की परिषद के समान रखे गए। ठीक है, आपको दोस्तों इस अधिनियम में जो बात याद रखनी है वो मैं बता रहा हूं। क्या याद रखना है आपको इसमें सबसे ज्यादा? तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है आपको कि प्रत्यक्ष चुनाव और सांप्रदायिक चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव और सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत इस अधिनियम से हुई थी, की शुरुआत 1909 के अधिनियम से हुई, 1909 के अधिनियम से हुई। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, वायसराय की अतिरिक्त परिषद के सदस्य याद रखने, निर्वाचक मंडल में मुस्लिम समुदाय वाला याद रखना है। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में मुस्लिम समुदाय को किस अधिनियम से शामिल किया गया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा 1909 का अधिनियम आपके एक चार्ट में क्या हो गया है, समा गया है। ठीक है, मैं आपको इसको वापस से बता देता हूं पूरा एक बार फिर से। चौथा अधिनियम हमने पढ़ा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के टाइम पे भारत जो क्या हुआ, तो वायसराय की अतिरिक्त परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। 10 से 16 थी 1892 में, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 60 कर दिया। और 60 में से 28 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। इसके लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया गया था वो 3 प्रकार का बनाया गया। पहला, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, इसमें केवल मुस्लिम समुदाय को शामिल किया। दूसरा बनाया गया वर्गीय निर्वाचक मंडल, भूस्वामी, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के लिए। तीसरा बनाया गया विश्वविद्यालय और नगर निकाय के सदस्यों के लिए। वायसराय की अतिरिक्त परिषद की शक्तियों का विस्तार किया और 2 शक्तियां ऐसे दी, पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी और विधेयक या बजट पर मतदान करने की शक्ति इसको दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रावधान किया, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1912 में दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की मुख्य परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय इस समय बने थे। इस समय गवर्नर की अतिरिक्त परिषद में भी क्या किया गया, सदस्य संख्या 60 कर दी और यहाँ 60 में से 31 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। इसके लिए निर्वाचक मंडल और शक्तियां वायसराय की परिषद के समान रखे गए। ठीक है, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव और सांप्रदायिक चुनाव की भारत में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। एक बात और दोस्तों, 1909 के अधिनियम के टाइम पे ही अधिनियम जब बना दिया, उस समय लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र में लिखा था कि हमने भारत में सांप्रदायिकता रूपी सांप के ऐसे बीज बोए हैं। सांप्रदायिकता रूपी सांप क्या हो गया यहाँ पे, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। तो इसमें लिखा था मिंटो ने मार्ले को कि हमने भारत में सांप्रदायिकता रूपी सांप के ऐसे बीज बोए हैं जिसके फल के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही थी, मिंटो ने कही थी। किसको, मार्ले को कही थी। एक पत्र में लिखी थी ये बात। दोस्तों, यहाँ सांप्रदायिकता रूपी सांप क्या था, इन्होंने ये बात लोगों के दिमाग में बसा दी कि धर्म के आधार पर आपका नेता अलग होगा, दूसरे धर्म का नेता आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, आपका नेता नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, यही बात हमारे देश में क्या हुई, तो यही बात आज आप सुनते हैं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अभी हमारा मुद्दा चल रहा है खालिस्तान का। पंजाब में किस धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग। सिख धर्म का मानना है कि हम भारत से अलग एक नया देश बनाएंगे, खालिस्तान। ठीक है, तो ये सब चीजें इसी की वजह से आई। बाद में क्या होगा, 1919 में सिख धर्म को भी यहाँ क्या कर दिया जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, यही भारत के विभाजन का क्या बनी थी, कारण बनी थी। इसीलिए कहा गया था कि सांप्रदायिकता रूपी सांप के बीज इसी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम अगली जो है तीनों अधिनियम वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।